हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन 3 पॉइंट्स को देखेंगे। एक तो भाषा की भाषा क्या होती है, फिर लिपि क्या होती है और फिर दूसरा व्याकरण क्या होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाषा से। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम समाज में रहेंगे तो हम अपनी मन की बातों को एक दूसरे को बताएंगे भी, उसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके लिए हम जिस साधन का प्रयोग करेंगे वही भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है। ठीक है, भाषा धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, हम स्वयं अनुभव करते होंगे कि हम लोगों के जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। हम ये अनुभव करते हैं ना कि हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपनी बात दूसरों को कैसे बताएंगे, कैसे चलेगा। ठीक है, भाषा के बिना एक दिन भी हमारा काम नहीं चल सकता। हम पूरे दिन शांत रहेंगे, हम अपनी बात दूसरों को जो भी चीज हमें चाहिए हम बोल पाएंगे या समझ पाएंगे किसी की बात को? नहीं। एक बार को हम भोजन के बिना दिन भर रह सकते हैं, लेकिन भाषा के बिना नहीं रह सकते। हमें दूसरों से कुछ ना कुछ कहना पड़ता ही है और उसी की बात, किसी की बात मतलब दूसरे की बात सुननी भी पड़ती है। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने भावों को, विचारों को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है और दूसरे के मनुष्य के भावों को, विचारों को क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाषा का भेद। ठीक है, भाषा के भेद क्या होते हैं, मतलब भाषा के प्रकार। मनुष्य प्राय 3 प्रकार से अपने विचार व्यक्त करता है। ठीक है, तो कैसे कैसे करता है? या तो बोलकर करता है, लिखकर करता है, संकेतों के द्वारा। तो जो बोलकर करता है वो मौखिक भाषा होगी। लिखकर जो बता रहा है अपनी बातों को वो लिखित भाषा का रूप हो। ठीक है, लिखित रूप हो गया भाषा का। और एक होता है संकेत के द्वारा। व्याकरण में संकेतों को भाषा के रूप में कोई स्थान नहीं दिया जाता। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि व्याकरण में जो संकेत वाली भाषा होती है ना, उसको भाषा के रूप में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, विचार प्रकट करने की 2 ही प्रक्रियाएं हैं, या तो बोलना या फिर लिखना। व्याकरण में इन दोनों को स्थान प्राप्त है। किसको? मौखिक भाषा को या लिखित भाषा को। अब मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा मुख से एक प्रत्यय जुड़ने से बना है। मौखिक एक प्रत्यय से, ठीक है, एक प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ होता है बुक्का। मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। बातचीत करना, भाषण देना, फोन पर बात करना, गाने गाना, रेडियो, दूरदर्शन, ये इस प्रकार के जो चीजें है ना, वो क्या है? ये मौखिक भाषा के ही 2 उदाहरण है। ठीक है, अब आता है मौखिक भाषा बहुत सहज और सरल होती है, क्योंकि सिर्फ हमें बोलनी है, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, तो जो मौखिक भाषा होती है लिखित भाषा की अपेक्षा कैसी है? बहुत ज्यादा सरल बताई गई है। ठीक है, सरल होती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, चाहे किसी को पढ़ना आता हो, लिखना आता हो, नहीं आता हो। ठीक है, कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। इसके लिए न तो पढ़े न लिखे, इन चीजों की जरूरत नहीं होती है पढ़ने लिखने की, न धन खर्च करने की जरूरत होती है। लेकिन यह भाषा का अस्थायी रूप है, स्थायी रूप नहीं है। मौखिक भाषा की सामग्री को सुरक्षित रखना अत्यंत कठिन है, क्योंकि बोली हुई बात को हम कब तक ही ध्यान रख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चलो ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन भी। लेकिन धीरे धीरे उस बात का रूप बिल्कुल बदल जाएगा। हमें याद रहेगा उसने कुछ कहा था, लेकिन हम पूर्णतः भूल जाते हैं कि वो उसने क्या कहा था, किस तरह से कहा था। तो भाषा का कोई स्थायी रूप नहीं है। जब हम अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं तो भाषा के इस रूप को ही मौखिक भाषा कहते हैं। अब देख लेते हैं हम लिखित भाषा क्या होती है। लिखित शब्द लिख धातु में इत प्रत्यय से बना है। ठीक है, मौखिक में इक प्रत्यय था और लिखित में इत प्रत्यय है। ठीक है, तो जिसका अर्थ हो जाता है लिखी हुई। जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, मतलब दूसरों को लिखकर बताता है, तो भाषा का वह रूप क्या हो जाता है? लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, जैसे पुस्तक, अखबार पढ़ना, पत्र पत्रिका आदि, ये सब भाषा का कैसा उदाहरण हो गया है? लिखित हो गया है, क्योंकि हम लिखी हुई सामग्री को पढ़ रहे हैं। लिखित भाषा का प्रयोग करने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए मौखिक भाषा के लिए पढ़ना लिखना आवश्यक नहीं था, लेकिन लिखित भाषा का प्रयोग करने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। हमें लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। अनपढ़ आदमी लिखित भाषा का लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि जिसको किसको पढ़ना नहीं आता वो उस लिखे हुए को कैसे पढ़ेगा? इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिखित भाषा के लिए पढ़ना लिखना आवश्यक है। ठीक है, लिखित भाषा की रचना का लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि ये लिखित सामग्री है। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है, हम इसको कभी भी जब हमें जरूरत होगी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये इसको सुरक्षित रखा जा सकता है, इस बात को। ठीक है, जैसे हमारे वेद पुराण हो गए हैं, इसलिए इस भाषा का स्थायी रूप माना जाता है। किसको? लिखित भाषा को भाषा का स्थायी रूप माना जाता है। हमारी सभी महान रचनाएं इसी कारण सुरक्षित रह सके, क्योंकि वो लिखित भाषा में, वेद पुराण महाभारत ग्रंथ वगैरह है ना ये। ठीक है, तो ये क्यों सुरक्षित है आज भी? क्योंकि ये लिखित रूप में लिखे हुए रखे हैं। अगर कोई हमें सुनाता कहानी के जैसे, तो क्या आज तक हम उसको याद रख पाते? नहीं, वो लिखा हुआ है, इसलिए आज हम उसको पढ़कर समझ लेते हैं। जब हम लिखकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं तो दूसरों तक ये पहुंचाते। भाषा का कैसा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया है। ठीक है,
अब आती है मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा, जब बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो वह उस परिवार की भाषा को बोलने और समझने लगता है। जहाँ पे रह रहा है, अपने पर्यावरण से, अपने आसपास से, वातावरण से वैसी चीजें सीखेगा वो, वह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाएगी। बच्चे की जो परिवार की जो भाषा होती है, जो अपने आसपास वो देखकर सीखता है, वो क्या हो जाती है, उसकी मातृभाषा कहलाती है। क्योंकि शिशु सबसे अधिक अपनी माँ के संपर्क में रहता है, इसलिए उसकी माँ ही की भाषा ही उसकी सबसे अधिक प्रभावी भाषा बन जाती है। उसके लिए उसकी माँ की भाषा का उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस मातृभाषा को वह जीवन भर कभी नहीं भूलता। जैसे तमिलनाडु में तमिल परिवार में पले बड़े बच्चे की मातृभाषा तमिल हो जाती है। ठीक है, चलिए राष्ट्रभाषा देखेंगे। कोई एक भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है। ठीक है, जब उस राष्ट्र के अधिकतर लोग उसी भाषा की बोलने समझने लगते हैं तो पूरा राष्ट्र क्या होता है, उसमें उसी भाषा का प्रचार प्रसार हो जाता है और वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह भाषा उस राष्ट्र की पहचान बन जाती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है जैसे, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सब हिंदी के नाम से जानते हैं ना, हिंदी भाषा। और क्योंकि भारत के अधिकांश भागों में यही भाषा बोली जाती है और समझी भी जाती है, हिंदी भाषा। ठीक है, ज्यादातर सभी लोग समझ लेते हैं और ज्यादातर बोलते भी सब लोग इसी को है। राजभाषा क्या है? तो संसार के सभी देशों में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, संसार में बात कर रहे हैं। तो भारत जैसे बड़े देश में तो लोग अग्रत भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि भारत के भी अंदर बहुत सारे राज्य हैं। ऐसे में देश का कामकाज उन सभी भाषाओं से नहीं चलाया जा सकता। तब उनमें एक ऐसी भाषा को चुन लिया जाता है जिससे उस देश के अधिकतर लोग बोलते और समझते हैं। ठीक है, सारी भाषाओं में तो कामकाजी काम चलेंगे नहीं, जो कार्यालयों में जो भी वर्क चल रहा है, किसी एक भाषा को चुन लिया जाता है। सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना, जिसको चुन लिया जाता है, उसे देश की हम राजभाषा कह देते हैं। भारत की राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी। इसी भारतीय विधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 15 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, संविधान अनुच्छेद 343 के तहत, ठीक है, अनुसार। इसीलिए इस दिन को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 15 सितंबर को। ठीक है, हिंदी दिवस के रूप में, क्योंकि हिंदी भाषा को राजभाषा स्वीकार किया गया था। अब देखते हैं भाषा के मूल तत्व क्या है। भाषा के मुख्य रूप से 5 मूल तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से? ध्वनि कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब, ठीक है, उत्पत्ति। ध्वनि, ध्वनि से वर्ण हुआ, वर्ण से शब्द, शब्द से पद, तथा फिर उससे वाक्य। ठीक है, और इन्हीं से तत्वों को मिलने से फिर क्या बन गई? भाषा बन गई। इसीलिए भाषा के मूल रूप से 5 तत्व हो गए हैं। ठीक है, अब बोली क्या होती है? भाषा तो हो गई, बोली देख लेते हैं। यह भाषा का वह रूप होता है जिसे किसी सीमित क्षेत्र अल्प विकसित भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। भाषा का वह रूप बोली कहलाता है। अपने क्षेत्र के बाहर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। अपने क्षेत्र में ही तो बोली जाएगी, लेकिन अपने क्षेत्र से बाहर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। मतलब सभी क्षेत्र के जो अलग अलग जिसका क्षेत्र है वो अपने अलग अलग बोलियां बोलते हैं, लेकिन अपने समाज में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब जहां ये बोली जा रही है उसी क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान होगा। यह लोगों के दिलों में बेहद करीब होती है। परदेश में भी अपनी बोली को सुनकर आदमी का चेहरा खिल जाता है। मतलब ये हमारी साइड का है जैसे, ठीक है, आप देखेंगे अपने रिलेशन में, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे, आपके यहाँ पे किस तरह से बोलते हैं, और सेम उन्हीं बातों को आपके रिलेटिव्स जो हैं वो किस तरह से बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमें कहीं पे हमारी जैसी भाषा बोली बोलने वाला मिल जाए तो उसको हम देखकर खुश हो जाते हैं ना, कि अरे ये तो हमारे यहाँ से हमारे जैसे बोल रहे हैं, और हृदय आत्मीयता से भर जाता है। हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं, जैसे मगही, अवधी, खड़ी बोली, ठीक है, और ब्रज भाषा, मारवाड़ी, इसी तरह से और भी बहुत सारी भाषाएं। इनमें खड़ी बोली पूर्ण विकसित होकर एक समर्थ भाषा का रूप ले चुकी है। ठीक है, कौन सी? खड़ी बोली। भाषा और बोली में अंतर देखेंगे। ठीक है, भाषा और बोली में बहुत अंतर होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली किसी भाषा का ही अंग होती है। साहित्य की रचना करने में भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है। ठीक है, और बोली में साहित्य के बराबर नहीं है। ठीक है, साहित्य न के बराबर है, मतलब जो बोली होती है उसमें जो रचनाएं है ना वो सिर्फ नए के बराबर है, मतलब कुछ ही है, ज्यादा नहीं, ज्यादातर वो भाषा के रूप में ही होंगी। और भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है। जो भाषा होती है उसमें व्याकरण का नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन बोली ऐसी नहीं होती है। बोली में व्याकरण का नियम का पालन नहीं किया जाता। बोली जब एक सर्वनाम रूप प्राप्त कर लेती है तब उसे भाषा के नाम दे दिया जाता है, मतलब ये उपभाषा। ठीक है, अन्य भारतीय भाषाएं। हमारा देश बहुत विशाल है, इसमें सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा के कई कई स्थानीय रूप देखने को मिलते हैं, और हमारे देश के संविधान में कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये भाषाएं दे दी गई हैं जो 22 थी, ठीक है, असमिया, गुजराती, बंगला, संस्कृत, उड़िया, डोगरी, बोडो, सिंधु, उर्दू, तमिल, मणिपुरी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कश्मीरी, नेपाली, मैथिली, कोंकणी, पंजाबी और संथाली। ठीक है, इस प्रकार की भाषा हमारी राज्य भाषाएं। तो
इन भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी हमारे देश में प्रमुख भाषा का रूप ले ही रही है, ठीक है। तो केंद्रीय सरकार का अधिकांश जो कामकाज है वो अंग्रेजी के माध्यम से भी होने लगा है, ठीक है। अनाधिकृत रूप से यही भाषा हमारे देश की अब राजभाषा बनी हुई है नहीं है राजभाषा, लेकिन उसके जैसी बनी हुई है, ठीक है। स्वीकार नहीं किया गया है लेकिन उसको, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय भाषा देख लेते हैं। कई बार कोई भाषा जो होती है, कोई भाषा देश की सीमा को तोड़कर अन्य देशों में भी प्रचलन में आ जाती है, ठीक है। मतलब ऐसी होती है कोई भाषा, जरूरी नहीं कि जिस देश के उस देश में बोली जा रही है, अन्य देश भी उसको बोलने लगते हैं, ठीक है। तो दूसरों के लोग भी, दूसरे देशों के जो लोग है ना वो भी इस भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, उसका रूप अंतरराष्ट्रीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब लोग उसको बोलने लगते हैं, केवल एक ही देश में नहीं, अन्य लोग भी उसकी कॉपी करने लगते हैं, तब उस भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी ही तो एक ऐसी भाषा है अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में जिसको स्वीकार किया गया है, क्योंकि हम देखेंगे अंग्रेजी ज्यादातर जो देश विदेश सब हैं आपस में जो बात करते हैं वो किस भाषा के साधन से करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? अंग्रेजी के। तो अंग्रेजी जो भाषा है वो अंतरराष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। ये संसार के सभी स्तरों पर, बड़े स्तर पर, मतलब देशों में सभी पर बोली जाती है। लिपि क्या होती है? मौखिक भाषा में हम कुछ ध्वनि को उच्चारण करते हैं, ठीक है, और मुख से जो उच्चारित कुछ ध्वनियां होते हैं वो उनको लिखित रूप देने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? कुछ चिन्हों को निश्चित कर लिया गया है, यह लिपि कहलाती है। अब देखेंगे भाषा का लिखित रूप में जिन ध्वनि को चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा के जो लिखित रूप में भाषा को लिखेंगे तो उसके लिए जो कुछ चिन्ह होंगे वही तो लिपि है, ठीक है। तो प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे यहाँ पे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है, जैसे, और संस्कृत की भी देवनागरी होती है, मराठी, कोंकणी और नेपाली, इन पांचों जो ये भाषाएं हैं इनकी जो लिपि है वो देवनागरी ही है। इनमें जो चिन्ह होते हैं कैसे होते हैं? ए, आ, क ख ग घ घ, ये सारे जो होती है वर्णमाला, ठीक है। अब देखिए गुजराती की भी देवनागरी है, उर्दू की फारसी है, उड़िया की ओडिशा है, बंगाली बांग्ला है, ठीक है, और पंजाबी में गुरमुखी लिपि होती है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, जैसे ABCDE, जर्मन की रोमन है इसकी भी, और ये जो चार ये है ना, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, फ्रांसीसी, ये भी सेम लेटर्स यूज होते हैं ABCD इस तरह से, ठीक है। अब देख लेते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप में बोलना सिखाता है। कोई भी भाषा है ना तो उसको शुद्ध रूप में बोलना सिखाएगा, वो कौन है? वो व्याकरण है। लिखना भी सिखाएगा, पढ़ना भी सिखाएगा, ठीक है। भाषा के कुछ नियम होते हैं, व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का निर्धारण करते हैं। वास्तव में व्याकरण का कार्य भाषा के मानक, ठीक है, स्वरूप को बनाए रखना होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का और शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। व्याकरण के अंग देखेंगे। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, ठीक है। वर्ण विचार क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके अंतर्गत वर्णों के प्रकार, आकार, मतलब किस तरह से बनाए जाते हैं, बनावट, सही उच्चारण, लिखने की विधि आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? वर्ण विचार के अंतर्गत। अब दूसरा आता है शब्द, ठीक है। तो शब्द में क्या होता है? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है, मतलब जब वर्णों का सार्थक मेल होगा तो तभी तो क्या बनेगा? सार्थक शब्द बनेगा, ठीक है। अगर इसी वर्ण को हम आगे पीछे करके लगा दें, सही क्रम में न लगाएं तो निरर्थक हो जाएगा। शब्दों की उत्पत्ति, रूप, स्तोत्र, शब्द भेद, शब्द रचना आदि का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। अब पद विचार, पद क्या होता है? जब शब्द को लिख लिया जाता है, ठीक है, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं। कोई वाक्य में, जो हमने अभी तो शब्द अलग है, एक शब्द कमल जैसे, ठीक है, जब वाक्य में प्रयोग होगा, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है तो वो कमल क्या कहलाएगा? फिर वो पद कहलाएगा। जब वाक्य में प्रयोग होगा तब पद कहलाएगा, ठीक है। तब उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। जैसे पद विचार के अंतर्गत शब्दों में क्या होता है? लिंग वचन। पद विचार के अंतर्गत लिंग, वचन, कारक, काल आदि का इनका विचार किया जाता है, ठीक है। तो इनके कारण होने वाले परिवर्तन का अध्ययन इसमें किया जाएगा। और वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनता है। जब सार्थक शब्द होंगे तो उसके मेल से ही वाक्य बनेगा। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य के भेद, विराम चिन्ह, प्रयोग इनके और इनके विग्रह आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर अपने विचारों को दूसरों को सामने प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है, सुनकर या पढ़कर, ठीक है। वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है वो उसे हम मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। व्याकरण क्या है? वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है वही क्या है? व्याकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।